देखिए प्रयागराज, जिसको उस टाइम पे इलाहाबाद कहते थे, वहां पे एक गांव था कसारी मसारी। इसी गांव में एक गरीब टांगे वाला रहता था जिसका नाम था हाजी फिरोज अहमद। और 10 अगस्त 1962 को इसी टांगे वाले के घर में पैदा होता है अतीक अहमद। अतीक अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था। इनका परिवार गरीबी से तो जूझ ही रहा था, अतीक का पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। तो 8th क्लास के बाद अतीक ने कोयला चुराने और बेचने का काम शुरू कर दिया। एक्चुअली इनके इलाके से कोयले की जो मालगाड़ियां जाती थी, वहां से कोयला चुरा के अतीक ने उसको बेचना चालू कर दिया था। और जब प्रॉफिट ज्यादा होने लगा तो अतीक ने उस एरिया के और लड़कों को अपने साथ जोड़ लिया और एक तरह से ये इनका लीडर बन गया था। और इसी बीच में इसने कुछ टाइम के लिए सलीम शेरवानी, जो उस टाइम पे उस एरिया के MP थे, उनके लिए बाउंसर का भी काम किया था। इन सब चीजों के बाद भी इसने जैसे तैसे 10th क्लास का एग्जाम तो दिया, लेकिन फेल हो गया। और उसके बाद ही पूरी तरीके से कोयले के बिजनेस में घुस गया। 17 साल की उम्र में ये 10th क्लास में फेल हुआ था और उसी ईयर 1979 में इसके ऊपर पहला मर्डर का आरोप लगता है कोयले के बिजनेस को लेके, और कुल्डाबाद पुलिस स्टेशन में इसका पहला केस रजिस्टर होता है। 1979 से लेके 1983 तक अतीक ने अपने कोयले के बिजनेस के साथ साथ एक्सटॉर्शन यानी वसूली करना भी शुरू कर दिया था। तो इधर अतीक छोटे लेवल पे अपने गैंग के साथ काम कर रहा था और सेम टाइम पे सेम एरिया से चांद बाबा भी अपना काम कर रहा था। इसके बाद एक दिन अतीक अहमद को पुलिस उठा के ले जाती है। उसके ऊपर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है। इनफैक्ट अतीक अहमद पूरे यूपी में पहला आदमी था जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था। और इसी टाइम पे अतीक को किसी ने बताया था कि चांद बाबा के अलावा उसको कोई और इस सिचुएशन से नहीं बचा सकता। और यही वो टाइम था जब अतीक अहमद चांद बाबा से मिलता है और उसकी मदद लेता है। कहा जाता है कि इस चीज के लिए चांद बाबा ने दिल्ली से सोर्स लगवाई थी और अतीक को सेम डे में छुड़वाया था। चांद बाबा को अतीक के अंदर काफी टैलेंट दिखता है, इसलिए वो अतीक को अपने साथ रख लेता है। इसके बाद अतीक चांद बाबा के साथ मिलकर और पावरफुल हो जाता है और उसका जो पुलिस का डर था वो भी खत्म हो जाता है। चांद बाबा के साथ रहकर उसने हर एक चीज सीखी, बॉम्ब बनाने से लेकर हथियारों की सप्लाई, एक्सटॉर्शन के तरीके, सब कुछ सीखा। अतीक ने वहां पे रहकर ये भी सीखा कि चांद बाबा जो है वो छोटे छोटे इलेक्शन भी लड़ रहा है। तो अतीक भी उसको देख के इलेक्शन लड़ने के लिए बोलता है और इसको लेके चांद बाबा और अतीक में लड़ाई हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन अतीक अहमद काफी तेज था, वो सारी चीजें चांद बाबा के साथ रहकर सीख लेता है और अब चांद बाबा का ही कंपटीशन बन जाता है। अब 1989 में असेंबली इलेक्शन आते हैं और अतीक इंडिपेंडेंट पार्टी बना के खड़ा होता है क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको टिकट नहीं देती है। और वहीं दूसरी तरफ चांद बाबा भी सेम टाइम पे सेम सीट से खड़ा होता है। चांद बाबा और अतीक के बीच में इस पूरे चुनाव के टाइम पे बहुत गैंगवार होती है, लेकिन फाइनली अतीक ये चुनाव जीत जाता है। इसके कुछ दिन बाद ही चांद बाबा का मर्डर हो जाता है। अतीक MLA तो बनता ही है, साथ में चांद बाबा का जो पूरा 2 नंबर का बिजनेस था उसको भी टेक ओवर कर लेता है। अतीक अहमद को हर पार्टी अपने साथ लेना चाहती। 2004 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर की सीट से लोकसभा का टिकट दिया और अतीक जीत भी जाता है। और ये इलेक्शन जीतने के बाद अतीक अहमद माननीय विधायक से सीधे माननीय सांसद बन जाते हैं। अतीक अहमद का बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। अतीक अहमद का जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही यूनिक था। उसके ऊपर जो आरोप लगते थे वो यही लगते थे कि वो पॉलिटिशियंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहा है या फिर जमीन कब्जा कर रहा है, एक्सटॉर्शन, वसूली, ये इन सारी चीजों को एक बिजनेस की तरह चलाता था। वहीं दूसरी तरफ आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करता था। जैसे शादी में कितना दहेज जाएगा 2 पार्टियों के बीच में, वो डिसाइड होता था। लैंड का अगर 2 भाइयों का डिस्प्यूट है तो उसको सुलझाना। उस टाइम पे अतीक का एक अपना सेपरेट कोर्ट सिस्टम चलता था। उस एरिया में अतीक के पास कई सौ लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम लेके। तो इस तरीके से 2007 तक तो प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद का दबदबा बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन 13 मई 2007 को फिर से इलेक्शन आते हैं और SP को हरा के BSP जीत के यूपी में अपनी सरकार बना लेती है और मायावती की तरफ से राजू पाल की वाइफ पूजा पाल अतीक के भाई को हरा के सेम सीट से जीत जाती है। 2006 तक जो दब के रह रहे थे वो भी बाहर आते हैं, जैसे कि उमेश पाल। जैसे ही BSP की सरकार बनती है, उमेश पाल जो विटनेस थे राजू पाल केस में और उनके दोस्त भी थे, वो पुलिस स्टेशन जाके बोलते हैं 2006 में अतीक ने मुझे किडनैप कर लिया था और अपना बयान बदलने के लिए दबाव बनाया था, इसलिए मैंने उस टाइम पे दबाव में आके ये बोला था कि मुझे कुछ नहीं पता है। देखिए अतीक अहमद के ऊपर ना जाने कितने बड़े बड़े केस थे मर्डर वगैरह के, लेकिन ये जो किडनैपिंग वाला केस जो मैं आपको बता रहा हूँ उमेश पाल ने जो किया था, अतीक को आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। और एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि इसी केस की वजह से अतीक अहमद की जान गई आगे चल के। अतीक के ऊपर 100 से भी ज्यादा केस रजिस्टर थे, लेकिन सिर्फ एक में ही प्रूव हो पाया कि वो गिल्टी है, वो भी उसके मरने से कुछ दिन पहले। उससे पहले उसके ऊपर लगा एक भी केस प्रूव नहीं हुआ था कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोई भी गवाह सामने ही नहीं आता था तो अपने बयान से बदल जाता था, या जो आने वाला होता था उसकी किसी न किसी वजह से मौत हो जाती थी। इनफैक्ट कहा जाता है कि जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगती थी अतीक अहमद को हथकड़ी पहनाने के लिए या फिर जेल में इधर से उधर ले जाने के लिए, वो डर के मारे अपना जो नेम टैग होता था वो भी छुपा के जेब में रख लेते थे, कहीं अतीक अहमद को उनका नाम ना पता चल जाए।
इतना खौफ था। उस पर्टिकुलर टाइम पे 10 जजेस ऐसे थे जिन्होंने अतीक अहमद के केस सुनने से ही मना कर दिया था। इन सब रीजंस की वजह से उसका जो क्राइम था वो कभी प्रूव ही नहीं हो पाया। उमेश पाल जो कि अब ऑफिशियली विटनेस तक नहीं है, इसका मतलब कि उमेश पाल से अतीक को कोई खतरा नहीं है। वो अपने गनर के साथ कोर्ट के हियरिंग सुन के अपने घर वापस आ रहे थे। जैसे ही वो घर के लिए गाड़ी से नीचे उतरते हैं, उनके ऊपर 7 लोग बॉम्ब और गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इसमें उमेश पाल और उनके गनर की डेथ हो जाती है और ये सब उमेश पाल की मदर के सामने होता है, जो कि विटनेस थी इस पूरे इंसिडेंट की। अब इसके अगले दिन उमेश पाल की वाइफ जया पाल पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और कंप्लेन करती हैं कि उमेश पाल को तो उन्होंने मार ही दिया, इसके साथ साथ उनको भी कॉल आया है कि उनको भी मार दिया जाएगा। और इस एफआईआर में वो नाम लेती हैं पहला तो अतीक अहमद का, अतीक के भाई का, अतीक की वाइफ का, अतीक के 2 बेटों का, और इसके साथ साथ 6 और लोगों का नाम लेती हैं। जिन जिन लोगों का एफआईआर के अंदर नाम था उन सब के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर यूपी के सीएम योगी जी ने यह कह दिया था कि इन सबको मिट्टी में मिला दें। अतीक और अशरफ तो पहले से ही पुलिस के पास थे। अतीक साबरमती जेल में और अशरफ बरेली की जेल में, और बाकी जितने थे सबके सब फरार हो जाते हैं। पुलिस के हाथ उमेश पाल के ऊपर गोली चलने वाली सीसीटीवी जो फुटेज थी वो लगती है और ये फुटेज वायरल भी हो जाती है। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करके स्टेटमेंट देती है कि इसमें टोटल 7 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनके नाम है असद जो कि अतीक का बेटा है, अरबाज जो कि ड्राइवर था उस दिन, उस्मान जिसने सबसे पहली गोली चलाई थी, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर। ये 7 लोगों के नाम पुलिस ने बताए। इसी बीच में अतीक जो साबरमती जेल में था, 28 मार्च को कोर्ट अतीक को उमेश पाल का जो किडनैपिंग वाला केस था उसमें उम्र कैद की सजा सुना देती है। ये पहली बार होता है जब अतीक को सजा सुनाई जाती है किसी केस में। इसके ऊपर 100 से भी ज्यादा केस थे और ये पहला केस था जिसमें इसको गिल्टी प्रूफ किया गया था। और ये सारी चीजें जब चल रही थी, इसमें अतीक की वाइफ ने सीएम योगी जी को लेटर भी लिखा कि उनके हस्बैंड अतीक का एनकाउंटर भी कराया जा सकता। और इसके साथ साथ अतीक ने भी कहा कि उसको किसी पुलिस वाले ने धमकी दी है कि तुम लोग भी मारे जाओगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अतीक ने उस पुलिस वाले का नाम एक सील्ड एनवलप में लिख के अपने लॉयर को दे दिया था कि अगर उसको कुछ होता है तो ये लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ यूपी हाई कोर्ट और यूपी सीएम को दे दिया जाए। इस लेटर को लेके भी काफी बवाल चल रहा है कि इसमें किसका नाम है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। तो 7 लोग जो उस दिन हमला करने आए थे उमेश के ऊपर, उसमें से 4 का एनकाउंटर हो चुका है। बाकी 3 गुड्डू मुस्लिम, अरमान और सबीर ये भागे हुए हैं। इनके ऊपर 5 लाख का इनाम है। कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर थे कि अतीक और अशरफ जो जेल में बंद थे, इनका रेगुलर मेडिकल चेकअप होगा ताकि कोई मारपीट हो इनके साथ तो वो पता चल सके। तो नेक्स्ट डे यानी कि 15 अप्रैल को इन दोनों को रात 10 बजे कॉलविन हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है, धूमगंज पुलिस स्टेशन से, जो कि 10 मिनट की दूरी पे है। इनकी जो गाड़ी थी वो हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पे रुकती है और ये लोग गाड़ी से उतर के पैदल पैदल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते। मीडिया वाले इनको घेर लेते हैं। उसमें से ही 3 लोग फेक मीडिया पर्सन बन के आते हैं और अतीक और अशरफ को मार देते हैं, जो कि आपने वीडियो में ऑलरेडी देखा ही हो।